Bismillahirrahmanirrahim. Okay ji, so the very first chapter in this book is rehabilitation research fundamentals. ठीक है. अच्छा, अब रिसर्च जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जैसे नाम से हमें पता चल रहा है रिसर्च, सो बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. ठीक है, और वो सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम का समटाइम्स वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, समटाइम्स वो एग्जिस्ट करता है, बट हम ये चाहते हैं कि पहले जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सोल्यूशन से एक बेटर प्रॉब्लम हमें जो एक बेटर सोल्यूशन हमें मिल जाए. समटाइम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मे बी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, मे बी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली स्पीकिंग समटाइम्स ये होता है कि लोग उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे होते फॉर वन रीजन और द अदर. सो रिसर्च बेसिकली हम क्यों करते हैं, अगर एक लाइन के अंदर हमसे कोई पूछे तो दैट इज बिकॉज वी वांट टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर. ठीक है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए किसी भी फॉर्म में हम रिसर्च कर रहे होते हैं. कोई भी किसी भी फील्ड में हम रिसर्च करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन साइंस है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. सो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे ह्यूमन लाइफ बेटर हो सके. अब जब हम रिहेबिलिटेशन साइंसेज की बात करते हैं तो डेफिनेटली जस्ट लाइक अदर प्रोफेशनल्स, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या जो रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका भी यही फर्म बिलीफ होता है कि जो काम वो करते हैं उसकी वजह से वो काम इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी वजह से लोगों की जिंदगी में एक सर्टेन डिफरेंस आ सकता है. और रिहेबिलिटेशन रिसर्च बेसिकली वो टूल है जिसके थ्रू वो इस बिलीफ को टेस्ट कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल नंबर्स कि जी अगर डिफरेंस आ रहा है लोगों की जिंदगी में एक सर्टन इंटरवेंशन करने से, एक सर्टन प्रोसीजर आप जो कोई करते हो उसको करने से, तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, क्या वो डिफरेंस नॉन सिग्निफिकेंट है, क्या वो डिफरेंस आ ही नहीं रहा, क्या वो डिफरेंस फॉर द वर्स जा रहा है. यानी आप एक प्रोसीजर करते हो, अपनी तरफ से आपके ख्याल में उस प्रोसीजर के बाद एक पेशेंट की जो कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी, आपका ये ख्याल है, लेकिन जब आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, एक्चुअली जब हमने वो प्रोसीजर पेशेंट के साथ किया या वो इंटरवेंशन अप्लाई की तो एक्चुअली बजाय इसके कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होती, उसकी कंडीशन जो थी वो फर्दर वर्स होती. ठीक है, तो ये सारे जो हमें इन बातों का आंसर जो मिलता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च से मिलता है. ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा ये है कि रिसर्च स्टेटस को चैलेंज करता है. स्टेटस को QUO, स्टेटस को कहते हैं हम जो किसी भी चीज का करंट स्टेट होती है. ठीक है, करंट सिनेरियो होता है, उसको हम कहते हैं स्टेटस को, कि वो किसी भी चीज का स्टेटस को. ठीक है, तो स्टेटस को किस तरह से चैलेंज करते हैं, स्टेटस को इस तरह से चैलेंज करता है कि रिसर्च हमें नई नई एवेन्यूज की तरफ लेके आता है. ठीक है, और वो नए एवेन्यूज जो हैं वो बेसिकली हमें नई डिस्कवरीज की तरफ लेके आते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम रिहैब साइंस के अंदर रिसर्च करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि क्या ये वाला जो प्रोसीजर है, ये वाला जो ट्रीटमेंट है, ये ज्यादा इफेक्टिव है, ट्रीटमेंट ए या ट्रीटमेंट बी ज्यादा इफेक्टिव है, ट्रीटमेंट सी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है, या एक नया जो हमने ट्रीटमेंट डी अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है वो ज्यादा इफेक्टिव. ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमें रिसर्च से मिलते हैं. इसके अलावा रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम मुझे अच्छे से याद है, हमने पहले भी पढ़े थे, वो आपने अच्छे से उनको दोबारा से गो थ्रू करना है. रिसर्च की जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो मैंने बता दिया रिसर्च चैलेंजेस स्टेटस को, सेकंड इज रिसर्च इज क्रिएटिव. सो रिसर्च इज ऑलवेज अ क्रिएटिव प्रोसेस. अच्छा, जब हम क्रिएटिव की बात करते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि यू डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील ऑल द टाइम. ये जरूरी नहीं है कि हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे होंगे तो एट द एंड ऑफ द डे कोई हम इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी, कोई नया ट्रीटमेंट ही ला रहे होंगे. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है. रिसर्च इज क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि जो पास्ट फाइंडिंग्स हैं
या जो पास्ट डिस्कवरीज हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम कोई नया सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन अ क्रिएटिव वे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस क्रिएटिव वे के रिजल्ट में जो चीज सामने आ रही है वो कोई नई चीज हो सकता है उसके वही रिजल्ट्स आ रहे हो जो पहले से एग्जिस्टिंग है, लेकिन हमने वो एक नए एंगल से की, एक नया पर्सपेक्टिव उसके अंदर बीच में डाल के किया, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त करोड़ों रिसर्चेस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल नया है, वो नॉवल, इसको हम रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नोवेलिटी ऑफ वर्क। नोवेलिटी ऑफ वर्क, नोवेलिटी ऑफ वर्क का मतलब होता है कि ये काम बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल न्यू है। तो शायद ये कोई दुनिया में बहुत ही कम ऐसे रिसर्चर्स या ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं जेन्युइनली कि जो काम हम कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली यूनिक है, न्यू है, नॉवल वर्क है। ज्यादातर हम यही करते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम होता है उसके ऊपर ही हम बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम ये जरूर करते हैं कि उसके अंदर एक नया एंगल, एक नया पर्सपेक्टिव ऐड कर देते हैं। ठीक है, और समटाइम्स ये होता है जब हम लैब के अंदर कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें डेफिनेटली हम कोई ना कोई नया एंगल ऐड करते हैं। लेट से कि भाई एक बंदे ने एक ड्रग को टेस्ट किया। ठीक है, ड्रग को वो फॉर्मुलेट कर रहा है, उसने देखा कि जी इतने मिलीग्राम्स मैंने ड्रग ये मैंने रैट्स को दी, लेट से 10 मिलीग्राम्स, 15 मिलीग्राम्स लेट से मैंने सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स को दी, 20 मिलीग्राम्स लेट से मैंने थर्ड ग्रुप ऑफ रैट्स को दी। अब उसने जी जो भी डिजीज के अगेंस्ट वो ड्रग देख रहा था उसने उसका ट्रायल किया, उसने रिजल्ट्स देखे कि जी ओके, लेट से कि ग्रुप बी जो था उसने कहा 15 मिलीग्राम्स वाला सबसे बेस्ट रिजल्ट्स उसके आए। अब सेम रिसर्च को मैंने करना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ओके यार उस बंदे ने 10, 15 और 20 मिलीग्राम्स डोज देके देखी, माइट भी हो सकता है 25 और 30 मिलीग्राम्स पे इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हो विदाउट एनी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं रैट्स के मजीद 2 ग्रुप्स बना लूंगा। मे बी मैं अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो मैं 5 ग्रुप्स बना लूँ, 10 वाला भी बनाऊं, 15 मिलीग्राम वाला भी बनाऊं, 20 वाला भी, 25 वाला भी, 30 वाला भी। ठीक है, और उसकी रिसर्च में 25 और 30 वाला ग्रुप तो नहीं था, तो दैट मीन्स कि मेरी रिसर्च में अब एक नया एंगल ऐड हो गया, एक 2 नए ग्रुप्स ऐसे ऐड हो गए हैं जो डोज पहले उसने टेस्ट नहीं की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एज सच किसी पिछले बंदे की रिसर्च को कॉपी करके एज सच हम दोबारा से कर देते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। हम कोई ना कोई नया एंगल उस पर जरूर ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि भाई ड्रग जब हम हमारी बॉडी में जाती है तो उसका मोड ऑफ डिलीवरी जो होता है, समटाइम्स हम सिरप की फॉर्म में लेते हैं, समटाइम्स हम टेबलेट की फॉर्म में लेते हैं, समटाइम्स हम कैप्सूल की फॉर्म में लेते हैं। मोड ऑफ डिलीवरी से भी क्या कोई ड्रग का डिफरेंट इफेक्ट होता है या नहीं, ये भी रिसर्च करने वाली बात है। तो लेट से मैं ये करता हूँ कि भाई ओके, मैंने 10, 15 और 20 मिलीग्राम्स वाली ही ग्रुप्स रखी, लेकिन एक ग्रुप को मैंने जनाब सिरप फॉर्म में दे दिया, एक ग्रुप को मैंने कैप्सूल फॉर्म में दे दिया, एक ग्रुप को मैंने टेबलेट फॉर्म में दे दिया, यू नो XYZ। दिस इज ऑल्सो समथिंग which I can do. तो रिसर्च इज ऑलवेज क्रिएटिव। और इसके अलावा जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का, दैट इज रिसर्च इज सिस्टमैटिक। ऐसा कभी नहीं होता कि जी मैं हैपहैजर्डली उठ के अच्छा चलो रात को सोए हुए मुझे ख्याल आया कि ओके रिहेबिलिटेशन में मैंने रिसर्च करनी है, चलो कोई रिसर्च करते हैं, ऐसे नहीं होता। रिसर्च इज ऑलवेज प्लान्ड। जैसे कोरोना होने से पहले हम लोग साइनॉप्सिस कर रहे थे, हम बाकायदा प्लान कर रहे थे, कितने टाइम्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओके हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, डिजीज ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या होगी, हमारे पेशेंट्स कहाँ से आएंगे, हमारा हॉस्पिटल कौन सा होगा जिससे हम डेटा लेंगे, फिर उस डेटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे, फाइंडिंग्स को हम रिपोर्ट कैसे करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हमने प्लान की थी और उसके बाद हम रिसर्च करने की तरफ सोच रहे थे कोरोना पेंडेमिक से पहले। ठीक है, तो रिसर्च इज ऑलवेज अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस और उसके स्टेप्स मैंने सारे आपको पढ़ाए हुए हैं, वो ऑलरेडी आप वहां से देख सकते। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं रीजन फॉर डेवलपिंग रिहेबिलिटेशन रिसर्च। पेज नंबर 3 के ऊपर मैं बुक के मैं बात करूं, सो देयर आर 3 मेजर रीजंस जिनकी वजह से हम रिहैब साइंसेस के अंदर
रिसर्च करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, दुनिया में बेटे कोई ऐसी साइंसेस या इवन नॉन साइंटिफिक जो फील्ड्स हैं, कोई ऐसी फील्ड एजुकेशन में नहीं है जिसके अंदर रिसर्च नहीं होती। इवन लैंग्वेजेस और लिंग्विस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी रिसर्च होती है, ठीक है। हमें लगता है कि ओके ह्यूमैनिटीज या लैंग्वेजेस या लिंग्विस्टिक्स, उसके अंदर मे बी किस किस्म की रिसर्च होगी या क्या जरूरत है। दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से अगर कोई बंदा उर्दू लिटरेचर में पीएचडी कर रहा है या एमफिल कर रहा है, जो भी रिसर्च डिग्री कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है, फिजिक्स में कर रहा है, बायोलॉजिकल साइंसेस में है, केमिस्ट्री के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर है, वेटनरी साइंसेस के अंदर, सो एनी फील्ड, एनी एजुकेशनल फील्ड, हर फील्ड के अंदर हम रिसर्च करते हैं। अब जब हम रिहैब में रिसर्च करते हैं तो उसके 3 मेजर हमारी रीजन होती हैं। नंबर 1, टू डेवलप अ बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर द रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, यानी जो भी जैसे आप लोग हो इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर के अंदर बनने वाले फिजियोथेरेपिस्ट जो हो, आपके लिए बॉडी ऑफ नॉलेज हो। बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? आप जो किताब पढ़ते हो किसी भी अपनी फील्ड के अंदर, लेट से आपने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी या जनाब आपने क्या पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ते हो, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी आपने पढ़ी, कम्युनिटी मेडिसिन आपने पढ़ी, XYZ बहुत सारे आप फाइनल ईयर तक आते आते सब्जेक्ट्स आपने पढ़े। सो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप बुक्स को रेफर करते हो। वो बुक्स में जो नॉलेज है, वो नॉलेज कहाँ से आता है? वो नॉलेज आता है रिसर्च, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आता है और आप उसको एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी रेफरेंस बुक में ये मेंशन्ड है कि जी फ्रोजन शोल्डर का अगर पेशेंट आएगा इस कंडीशन के साथ, इस एज ग्रुप का, इस जेंडर का या इस डायग्नोसिस के साथ, तो उसको आपने इस तरह की एक्सरसाइज करवानी है या उसकी इस तरह से आपने मूवमेंट करवानी है, तो उसका जो फ्रोजन शोल्डर है वो प्रॉब्लम उसका रिजॉल्व होगा। तो ये आपको नॉलेज कहाँ से मिलता है? ये आपको नॉलेज आपके बुक से मिलता है। और ये बुक्स में नॉलेज कहाँ से आते हैं? बुक्स में नॉलेज सालों की रिसर्च से। मैंने आपको शायद पहले भी एग्जांपल दी थी न्यूट्रिशन से, कि आज हम ये कह सकते हैं कि जी सॉल्ट का ज्यादा इंटेक या सोडियम का ज्यादा इंटेक ब्लड प्रेशर की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ ले जाता है, लेकिन 50-60 साल पहले ये चीज हमें नहीं पता थी। और आज अगर हमें ये चीज पता है, न्यूट्रिशन की हर बुक में अगर ये चीज मेंशन्ड है, तो वो किस वजह से मेंशन्ड है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिसर्च। तो पहला मेजर फंक्शन रिहैब साइंसेज में रिसर्च का ये आ गया कि टू डेवलप अ बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर रिहैब प्रोफेशनल्स। नंबर 2, टू डिटरमिन वेदर इंटरवेंशंस वर्क, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हम बेसिकली ये पता करना चाहते हैं कि जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं क्या वो इफेक्टिव भी है कि नहीं। हमें पता चल गया कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आएगा, उसी एग्जांपल को अगर मैं लेके चलूं तो जनाब उसको ये वाली एक्सरसाइज करवानी है, उससे उसको रिलीफ होगा। ओके, लेट्स से 2 डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस हैं। क्या एक्सरसाइज ए ज्यादा इफेक्टिव है या एक्सरसाइज बी ज्यादा इफेक्टिव है? ये कैसे पता चलेगा? ये हमें रिसर्च से पता चलेगा। या इसी तरह से क्या एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव है या उसको अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट देते हैं, कोई ड्रग देते हैं, कोई दवाई खाने को देते हैं, उससे उसको जल्दी आराम आएगा? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें रिसर्च से पता चलेगा। क्या उसके लिए रोज हॉस्पिटल जाके फिजियोथेरेपी करवाना ज्यादा फीजिबल है या उसके लिए मार्केट से रोज दवाई खरीद के खाना लेकिन घर पे रहना ज्यादा प्रैक्टिकली फीजिबल है? ज्यादा कंप्लाइंस वो किस में करेगा? रोजाना हॉस्पिटल जाके लाइन में 4 घंटे फिजियोथेरेपिस्ट का वेट करके वो ज्यादा कंप्लाइंस दिखाएगा या घर में जेब से पैसे खर्च करके लेकिन घर में बैठ के दवाई खाने को प्रेफर करेगा? तो इस चीज का आंसर कहां से मिलेगा? इस चीज का आंसर हमें रिसर्च से। और नंबर 3 जो हमारा बहुत ऑब्वियस
ना सिर्फ रिहैब साइंसेज में बल्कि किसी भी तरह की मेडिकल साइंसेज में और किसी भी तरह की हेल्थ साइंसेज के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा बहुत ऑब्वियस जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो रीजन होता है रिसर्च करने का, वो होता है टू इम्प्रूव पेशेंट एंड क्लाइंट केयर। कि एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे पास से पेशेंट घर जा रहा है वापस, तो उसकी हेल्थ बेटर हो सके, उसकी लाइफ बेटर हो सके। ठीक है, तो ये हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्वियसली ये तभी होगा जब हम रिसर्च करेंगे और वो रिसर्च हमें बताएगी कि ओके क्या इस पर्टिकुलर चीज के करने से पेशेंट की जो हेल्थ है, उसकी जो लाइफ है वो बेटर हो रही है, वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं। अच्छा जी, अब पेज नंबर 4 के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक दिया हुआ है और बिलीव मी और नॉट, ये टॉपिक किसी भी लेवल पे आप रिसर्च का पेपर देते हो या आप कोई रिसर्च पे कोर्स करते हो, तो ये टॉपिक किसी ना किसी फॉर्म में जरूर कवर हो रहा होता है और ये टॉपिक है बैरियर्स टू रिसर्च। और जाहिर है क्योंकि आप लोग रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हो, तो हम लोग यहाँ पे इन बैरियर्स को रिहैब साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे, यानी बैरियर्स टू रिहेबिलिटेशन रिसर्च। यानी बैरियर्स का मतलब ये है कि जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं या स्पेसिफिकली जब हम रिहैब रिसर्च की बात करते हैं, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी के अंदर जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो क्या ऐसी हिंड्रेंसेस हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं जिसकी वजह से हम या तो रिसर्च अच्छे से नहीं कर सकते या तो कर ही नहीं सकते। सो उसके अंदर जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैरियर हमारा आता है दैट इज लैक ऑफ फंड्स। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी किस्म की रिसर्च करने के लिए वी ऑलवेज नीड फंड्स और ये एक प्राइमरी आपका कंसिडरेशन होता है जब भी आप कोई रिसर्च प्लान करते हो कि आप उस रिसर्च के लिए पैसे कहाँ से जनरेट करोगे। टू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल्स, लेट्स से कि आपने एक सर्वे करना है स्टूडेंट्स के अंदर, कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर, ये देखने के लिए कि हाउ मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स who are in pre-medical they are familiar with the field of physiotherapy। ठीक है, आपको उसके लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, आपको उसके लिए ऑब्वियसली चाहिए कि आप लोग डिफरेंट कॉलेजेस में जाओगे। लेट्स से हम इस्लामाबाद को ही ले लेते हैं, आप इस्लामाबाद के डिफरेंट कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सेस करोगे और उनसे जो भी आपका क्वेश्चनएयर है या फॉर्म है या जो भी आपने क्वेश्चंस कुछ बनाए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप उनसे जाके पूछोगे, उनसे फॉर्म फिल करवाओगे, सर्वे फॉर्म फिल करवाओगे। अब जब आपने डिफरेंट कॉलेजेस में जाना है तो यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स आपको उसके लिए कन्वेंस चाहिए, उस कन्वेंस के अंदर पेट्रोल डलेगा, वो आपको चाहिए, उसके पैसे आपको चाहिए, वो पेट्रोल कहाँ से आएगा, वो कन्वेंस कहाँ से आएगी, वो आप कैसे अरेंज करोगे, जो क्वेश्चनएयर्स हैं उनकी प्रिंटिंग आप कैसे करवाओगे, प्रिंटिंग में पैसे लगेंगे। मे बी समटाइम्स जो कॉलेजेस हैं वो डिमांड करें कि जी ओके या आप हमें कुछ पैसे दें तब हम आपको अपने इंस्टीट्यूट में आने देंगे, या मे बी आप हमें अगर पैसे ना दें तो एक सेमिनार करवा दें करियर प्लानिंग के ऊपर या फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस इसमें आप बताएं। तो अगेन उस सेमिनार कराने के लिए आपको मे बी किसी स्पीकर को बुलाना पड़े, अपने किसी टीचर को बुलाना पड़े, किसी बहुत फेमस पाकिस्तान में जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं उनको बुलाना पड़े। सो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ आपको पैसे चाहिए होंगे, मे बी आपको उनको इनवाइट करने के लिए या उनकी टॉक के लिए, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ उनको पैसे देने होंगे। सो टू कट इट शॉर्ट, ये एक बहुत सिंपल हमने एक सर्वे का हमने केस डिस्कस किया है, तो इसके अंदर यू नीड several different types of financial resources। so जब हम बात करते हैं किसी एक बड़ी रिसर्च की, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको बहुत तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं
और वो रिसोर्सेज जनरली हमारे पास नहीं होते, तो फिर उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। नंबर वन, हम आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करें, यानी जो भी रिसर्च के अंदर हमारा एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं वो हम अपनी जेब से दें। नंबर टू, हम किसी फंडिंग एजेंसी से कांटेक्ट करें और अगर उनको हमारी रिसर्च अच्छी लगेगी, इफेक्टिव लगेगी, उनको लगेगा कि इस रिसर्च से वाकई में लोगों का कोई बेनिफिट हो सकता है, तो दे माइट फंड अस, और वहाँ पे फिर हो सकता है कि हमें कुछ पैसे मिल जाए। सो लैक ऑफ फंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर। नंबर टू, लैक ऑफ रिसर्च मेंटर्स। रिसर्च मेंटर होता है रिसर्च सुपरवाइजर। जैसे आपको आपके दो ग्रुप्स बना के, तो बिफोर कोरोना पेंडेमिक आई वाज सुपरवाइजिंग योर रिसर्च। तो रिसर्च सुपरवाइजर या रिसर्च मेंटर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो आपको रिसर्च के अंदर गाइड करेगा कि जी रिसर्च ऑब्वियसली करनी तो स्टूडेंट्स ने या रिसर्चर्स ने खुद है, बट दे ऑब्वियसली नीड समवन, they obviously need some senior, they obviously need some researcher, some professional जिसका अपना एक्सपीरियंस रिसर्च के अंदर हो, जो खुद से रिसर्चेस कर चुका हो, जो मे बी एमफिल या इफ बेटर पीएचडी कर चुका हो, सो दैट वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके कि जी अगर आपने रिसर्च करनी है तो आपको किस तरह से उसको प्लान करना है, किस तरह से अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, किस तरह से अपनी रिसर्च को फीजिबल करना है, किस तरह से लोगों को एक्सेस करना है, जो पोटेंशियल बैरियर्स आएंगे रिसर्च ड्यूरिंग रिसर्च उसको आपने किस तरह से टैकल करना है। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च, तो क्लासरूम के अंदर बैठ के रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना और प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर रिसर्च को कंडक्ट करना, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। आपको मोस्ट प्रोबेबली याद होगा कि मैं आपको यही एग्जांपल देता था कि जब हम रिसर्च पेपर के ऊपर बनाते हैं प्रपोजल या साइनॉप्सिस, तो वो बहुत डिफरेंट होता है समटाइम्स, और जब हम प्रैक्टिकली उसको फील्ड में कैरी आउट करने जाते हैं तो थिंग्स बिकम एब्सोल्युटली डिफरेंट। और एग्जैक्टली हमारे साथ जो हम पोटेंशियल बैरियर्स डिस्कस करे थे, एग्जैक्टली कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारे साथ वही हुआ कि जो हमने प्लान किया था क्लासरूम के अंदर बैठ के प्रॉपर साइनॉप्सिस की फॉर्म में कि हम ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट करेंगे, ये हमारा डिजीज ऑफ इंटरेस्ट होगा, इस हॉस्पिटल में आप जाओगे, ऑब्वियसली नथिंग कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। तो ये वो सारे बैरियर्स हैं जो हम हमेशा कंसिडर करते हैं रिसर्च के अंदर, और कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं जो हम रिसर्च स्टार्ट करने से पहले कंसिडर कर लेते हैं। हमारा विजन इतना होता है, हमें ये आइडिया होता है कि ओके इस तरह के पोटेंशियल बैरियर्स आ सकते हैं और उनको हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। समटाइम्स ऐसे होता है जैसे एग्जैक्टली कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे हुआ कि हमें ये नहीं पता होता, हम ये फोर्सी नहीं कर सकते कि जनाब कोई ऐसा बड़ा बैरियर आ जाएगा कि हम एब्सोल्युटली रिसर्च नहीं कर सकेंगे। जैसे कोरोना वायरस एक एग्जांपल आ गई। नंबर टू, अल्लाह ना करे कोई वॉर स्टार्ट हो जाए किसी एरिया में सडनली। नंबर थ्री, अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट ऐसे हो जाए, जैसे माइट भी आपको याद हो 2005 में जो कश्मीर का अर्थक्वेक था जिसके अंदर बहुत बहुत अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90,000 के करीब डेथ्स और इसी तरह थाउजेंड्स में कैजुअलिटीज हो गई थी। सो ये वो वाले फिर बैरियर्स होते हैं जो हम शायद उस तरह से फोर्स भी इनको नहीं कर सकते। थर्ड जो बैरियर होता है जो अगेन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली स्पीकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैक ऑफ टाइम। जब हम एकेडमिक डिग्रीज के साथ एसोसिएट होकर रिसर्च करते हैं तब भी ये बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अदर देन दैट भी, लेट्स से मैं किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, किसी एनजीओ में काम कर रहा हूँ, किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे मैं रिसर्च करूँ तब भी टाइम बहुत मैटर करता है। अब एकेडमिक डिग्रीज के अंदर किस तरह मैटर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपकी 6 मंथ्स या 8 मंथ्स आपके पास होते हैं, आपका एनुअल सिस्टम है, उसके अंदर आपने बाकी सारे कोर्सेज भी आपके फाइनल ईयर में चल रहे थे, रिसर्च का भी चल रहा था, साइंटिफिक इंक्वायरी का कोर्स भी था, और इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिकली रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना था। तो so many things were going on, you were studying so many subjects at the same time, उसके साथ आपने रिसर्च भी करनी थी। अब अगर जनाब हम एक ऐसा प्रपोजल बना के बैठ जाते कि जी बलोचिस्तान में जाके आप चेक करें कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स जो बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में
एडमिटेड हैं, उनका क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स देयर ट्रीटमेंट, या समथिंग लाइक दैट। तो क्या वो आपके टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो क्या वो आपके लिए फिजिबल था? आपको तो 5 दिन शायद बलूचिस्तान जाने में लग जाएं, 5 दिन बलूचिस्तान से आने में लग जाएं, 15 दिन आपको बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से कॉन्सेंट लेने में लग जाएगा कि जी ओके हम आपकी तरफ आके कोई रिसर्च करना चाहते हैं, हम कर लें या ना करें। 2 महीने की शायद आपको वहां पे रिसर्च करनी पड़े। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप डाटा कलेक्ट करके लाओगे, उसके बाद डाटा एंटर करोगे, डाटा एनालाइज करोगे, रिपोर्ट लिखोगे, अपने सुपरवाइजर से उसको फाइनलाइज करवाओगे, सिग्नेचर करवाओगे, उसको सबमिट करवाओगे, तो पता चले जनाब आपकी होते 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 वो रिसर्च जो आपकी 6-8 महीने में प्रोजेक्ट पूरा होना था वो उसमें 2 साल लगे। तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? आपका पूरा एक प्रेशियस ईयर वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो डिग्री है वो डिले हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा ईयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि रिसर्च जब भी हम प्लान करते हैं तो वो हमेशा हमेशा हमारी टाइम बाउंड होती है। हम हमारी जो टाइम की लिमिटेशन है हम उसको हमेशा के लिए हमेशा सामने रखते हैं। फिर एक और जनाब जो पोटेंशियल बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है रिसर्च के अंदर, दैट इज लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द रिसर्च प्रोसेस। बहुत टाइम्स लोगों को रिसर्च के बारे में नहीं पता होता, दे समहाउ जंप इनटू दिस ओशन। और रिसर्च एक बहुत बड़ा ओशन है। ऑलवेज रिमेंबर बेटे, रिसर्च दुनिया में कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे अल्टीमेट रिसर्च आ गई है। बड़े से बड़ा रिसर्चर हो, 500 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुका है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, 4 बार पोस्ट डॉक्टरेट कर चुका है, स्टिल दुनिया में कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे रिसर्च बेस्ट पॉसिबल वे में आती है। अगर कोई बंदा ऐसा क्लेम करता है तो वो बंदा गलत बात कर रहा है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम ये होता है कि हमें रिसर्च का जो प्रोसेस है उससे हम बहुत अच्छे से फेमिलियर नहीं होते। हमें ये, जैसे हम साइनॉप्सिस में स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, उस तरह से लोगों को रिसर्च का नहीं पता होता। और जब ऑब्वियसली हमने अभी एक कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च का पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि रिसर्च इज सिस्टमैटिक, तो जब हम सिस्टमैटिकली रिसर्च को लेके नहीं चलेंगे तो वो जो एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो बिल्कुल हैपहैज़र्ड सा होगा। कुछ उसमें समझ नहीं आ रही होगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हमने करना था, क्या हमने किया, कैसे किया, क्या हुआ, रिजल्ट्स कैसे आए, हमें कोई लॉजिक उसकी नहीं होती। तो ऐसी रिसर्च एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक और जो इसी के साथ एसोसिएटेड, इसी के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिकली हेल्थ या मेडिकल साइंसेस के अंदर आता है। और वो प्रॉब्लम ये है बेटे नॉर्मली कि जैसे आप लोग हो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो या क्लिनिशियंस जो होते हैं, वो नॉर्मली दे थिंक दैट रिसर्च इज समथिंग वेरी वेरी मिस्टीरियस। और वो नॉर्मली रिसर्च को बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसिडर करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड चीज कंसिडर करते हैं। अच्छा है भी मुश्किल, ऐसा नहीं है कि रिसर्च को बहुत आसान चीज है, बट वंस आप उस प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपको चीज़ों की एबीसी समझ आना शुरू हो जाती है रिसर्च की, तो फिर थिंग्स बिकम ईजियर फॉर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जब लोगों को रिसर्च के बारे में नहीं पता। एक और जो बैरियर है, लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट, ये बैरियर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जनाब बहुत अच्छी रिसर्च कर ली, बेहतरीन आपने उसको प्लान किया हुआ था, बेहतरीन किस्म का आपने फील्ड के अंदर सिस्टमैटिकली काम किया, बेहतरीन किस्म का आपने डेटा कलेक्ट किया। अब जनाब उस डेटा के साथ हमने करना क्या है? फॉर दैट वी डेफिनेटली नीड टू सीक हेल्प ऑफ अ स्टैटिस्टिशियन। और बहुत सारे केसेस में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो हमें बहुत समटाइम्स शॉर्टेज हो जाती है एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन को ढूंढने में। स्टैटिस्टिशियन वो पर्सन होता है जो
एक्सपर्ट होता है इन द फील्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का कोर्स आप मुझसे पहले पढ़ भी चुके हो, खैर वो बहुत पुरानी बात है, बट स्टिल आपको पता है स्टेटिस्टिक्स क्या होती है। ये वो फील्ड होती है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो यू नो डेटा के साथ हम बेसिकली डील कर रहे हैं। अनलेस आपको ये पता है कि आपका डेटा के साथ आपने किस किस्म का एनालिसिस करना है, आप अच्छे से अच्छा रिसर्च कर लो, अच्छे से अच्छा सिस्टमैटिकली रिसर्च को प्लान कर लो, अच्छे से अच्छे तरीके से डेटा को कलेक्ट कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो। अगर आपको डेटा एनालाइज करना नहीं आता तो आपकी रिसर्च बिल्कुल फेल है। इसकी बहुत बेटा सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स से एक क्लास के अंदर में गया, वहां 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 50 स्टूडेंट से मैंने उनका वेट, बॉडी वेट ले लिया, उनकी हाइट मेजर कर ली, उनकी एज पूछ ली। अब अगर मुझे ये नहीं पता कि ये जो मैंने 50 बच्चों का वेट, हाइट और एज लिया है, इस डेटा को मैंने एनालाइज कैसे करना है, या लेट से मुझे नहीं पता कि इस डेटा का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, या मीन कैलकुलेट करने से मुझे कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक फिगर मिल जाएगा जिसकी बेसिस पे मैं कोई बात इंटरप्रेट कर सकता हूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता तो ये डेटा कलेक्ट करने का मुझे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, पाकिस्तान में भी पोटेंशियली ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि समटाइम्स लोगों ने बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट किया होता है, बट दे हैव नो क्लू कि इस डेटा के साथ हमने करना क्या, इस डेटा को एनालाइज हमने किस तरह से। तो वहां पे यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिशियन। और ऑलवेज रिमेंबर, स्टैटिस्टिशियन हमेशा अच्छी R&D ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा स्टैटिस्टिशियन होता है। कोई भी आप अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करने जाते हो, वहां पे आपको स्टैटिस्टिशियन की सर्विसेज मिलती हैं। सो स्टैटिस्टिशियन हमेशा रिसर्च के साथ आपको एसोसिएटेड नजर आए। ठीक है जी। सो आई थिंक हम यहीं पे रुकते हैं आज। जस्ट 4 मिनट्स रह गए हैं, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कल हम यहीं से नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे या रिज्यूम करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि टॉपिक हमारा यही कंटिन्यूड है, और फिर फर्दर इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे क्लास होगी 3 बजे। अल्लाह।